Okay, so good evening and welcome to the chapter Heredity. Okay, lecture 1. तो जैसा कि एवोल्यूशन चैप्टर से हट चुका है, ठीक है, so that we are going to study only the heredity part in this chapter. Okay, so let's start with the heredity. ठीक है, अब देखो जनरली क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज ऑफस्प्रिंग। ठीक है, आफिया अभी भी रिप्लाई आपका नहीं आया है, आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं अंदाजे से चलूंगा, तो हो सकता है मैं फिर स्क्रीन को स्विच कर दूं, इस वजह से रिप्लाई बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो ये जो ऑर्गेनिज्म है और ये जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, मींस कैरेक्टर्स के मामले में, ठीक है, कैरेक्टर्स के मामले में कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से किस में पहुंचता है, ऑफस्प्रिंग में मींस पहुंचता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन जब होता है तो दो मोड से होता है। ठीक है, एक मोड होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, तो जिस मोड से भी ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, चाहे वो एसेक्सुअल मोड हो चाहे सेक्सुअल मोड हो, ठीक है, वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है और कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म से इस ऑफस्प्रिंग तक जा रहे हैं। ठीक है, वो पहुंच रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर डॉग है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, द पपीज, ओके, व्हिच इज फाइनली गोइंग टू मेक व्हाट, अगेन द डॉग। ठीक है, अगर एक रोज प्लांट है तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, द रोज प्लांट्स। अगर एक टाइगर है इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, द टाइगर। अगर एक ह्यूमन है, ठीक है, सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, द ह्यूमंस। ठीक है, तो ये तो सालों से चला आ रहा है, सालों से, मींस इट इज जिसको कहते हैं ना कि जब से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्रोसेस तब से चला आ रहा है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कि द लाइक बिगेट्स, जब पैदा करते हैं लाइक्स। ओके, लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब डॉग डॉग प्रोड्यूस करेगा, रोज रोज प्रोड्यूस करेगा, टाइगर टाइगर प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन ह्यूमंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मींस कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्पीशीज है बेसिकली दैट विल प्रोड्यूस इट्स ओन स्पीशीज। ठीक है, दैट विल प्रोड्यूस व्हाट, द ओन स्पीशीज। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से कहां पहुंच रहे हैं, ऑफस्प्रिंग तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर है, ये जो ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो द ट्रांसमिशन ऑफ characters, okay, from parents to offsprings, okay, is called heredity। उसी को heredity कहते हैं। ठीक है, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी जो कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑब्वियसली इसमें रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है और
वो कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से लेके पहुंचा रहा है कहां तक, ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना खानदानी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि भाई आप पेरेंट्स हैं तो आपके फादर के कैरेक्टर, कभी ग्रैंडफादर के कैरेक्टर आपके अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। आफिया, आर यू कनेक्टेड? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएशंस। ठीक है, जैसे हमने स्टडी किया कि जो डॉग है वो डॉग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो ह्यूमन है वो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है। तो जाहिर सी बात है ये जो बेसिकली कैरेक्टर्स हैं, तो क्या सारे कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं? अगर हम नोज की बात करें, हम हेयर की बात करें, ठीक है, तो हेयर अगर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हेयर तो प्रेजेंट है, लेकिन इट इज हैविंग डिफरेंट टेक्सचर, इट इज हैविंग डिफरेंट शेप, इट इज हैविंग डिफरेंट फॉर्म। हेयर तो प्रेजेंट है, दैट कैरेक्टर इज कॉमन, लेकिन उसमें भी कुछ डिफरेंसेस है। इसी तरह से आप देखिए आई है, ठीक है, आई प्रेजेंट है, लेकिन आई कलर क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह आप देखेंगे कि भाई फेस है, फेस पे सबके नोज है, आईज है, ईयर है, शेप है, लेकिन सबका जो है वो क्या है, फेस डिफरेंट है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस मौजूद है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विंस एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है कैरेक्टर्स में, इसी को बोलते हैं वेरिएशन, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें कि द डिफरेंसेस इन द ट्रेड्स shown by the individuals of a species and also by the offsprings of the same parent, जिनको हम बोलते हैं सिबलिंग्स। ठीक है, are referred to as variations। ठीक है, उसको हम वेरिएशंस कहते हैं। ये जो कैरेक्टर्स में डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब यहां पे एक टर्म आया है दैट इज ट्रेट, ठीक है, एक टर्म आया है कैरेक्टर। तो अब इसको समझना है कि ये जो कैरेक्टर है और ये ट्रेट है, क्या ये सेम चीज है या अलग अलग चीज है, इसको समझना है। जैसे हमने कहा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, अब यहां बोल रहे हैं डिफरेंस इन द ट्रेट्स, ठीक है। जनरली अगर शॉर्ट फॉर्म में वेरिएशन को डिफाइन करें तो यही है भाई, ट्रेट्स में जो डिफरेंस है, भाई एक की आई कलर नीली है, एक की आई कलर जो है पीली है, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो गया, ये डिफरेंस है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। आफिया, आर यू स्टिल देयर? ओके, तो अब यहां पे अगर हम बात करें कैरेक्टर की और ट्रेट की, तो बेसिकली क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई का कलर, ये कैरेक्टर, ठीक है, मींस
कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि जो प्रॉपर्टी या जो ये फीचर जो ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस करता है, चाहे वो एक्सटर्नल फीचर हो, ठीक है, चाहे उसका बातचीत करना हो, चाहे वो इंटरनल फीचर हो कि किसी खास एंजाइम को प्रोड्यूस करना, ठीक है, किसी तरह से कोई रिएक्शन करना, मतलब ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सब फीचर कहलाएंगे, कैरेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमने कहा कि आई कलर, अब आई कलर ब्लू भी हो सकता है, आई कलर ब्राउन भी हो सकता है, आई कलर ग्रीन भी हो सकता है, आई कलर ब्लैक भी हो सकता है, समझ में? एग्जैक्टली मतलब ये कैरेक्टर है, लेकिन ये उसी के डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। तो जो एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। तो बेसिकली ट्रेट्स भी कैरेक्टर हो गए, लेकिन जब हम ट्रेट्स को बोलते हैं तो वहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, किसी एक कैरेक्टर के मींस जिसको हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स। जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर हाइट हमने लिया, ठीक है, हाइट। अब हाइट डॉफ भी हो सकती है, ठीक है, और हाइट लॉन्ग भी हो सकती है। तो हाइट ऑफ द इंडिविजुअल तो कैरेक्टर है, और ये इसके दो टाइप्स हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, ट्रेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रेट्स भी बेसिकली क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ट्रेट्स भी क्या है, कैरेक्टर्स है। लेकिन जब एक ही कैरेक्टर के अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो उसको एक डिफरेंट टर्म देते हैं, ताकि उससे हमें अंदाजा हो जाए। जैसे आई कलर इज द कैरेक्टर एंड ब्लू ब्राउन ग्रीन ब्लैक ऑल दीज आर द ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंसेस इन द ट्रेट्स शोन बाय द इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल के पास ब्लू आई है, एक के बाद ब्राउन है, एक के बाद ग्रीन है, एक के पास जो ब्लैक है, एक के बाद ग्रेइश है, ठीक है। तो ये जो ट्रेट्स में डिफरेंस है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन, ठीक है। तो यहां पे हमने स्टडी किया हेरिडिटी को और फिर स्टडी किया वेरिएशन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज जेनेटिक्स, ठीक है। तो जैसे हमने स्टडी किया कि जब कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। जब ट्रांसमिशन हो रहा है तो वेरिएशन आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो कैरेक्टर चला आ रहा है उसमें बस सेम कॉपी चली आ रही है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कॉपी भी होगी जिसको हम क्लोन कहते हैं, भाई क्लोन क्या होता है, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, ठीक है। लेकिन अब हर जगह कॉपी नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन हो रहा है वहां पे डिफरेंसेस भी आ रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेट्स बोल रहे हैं। और इसी को हम वेरिएशन कह रहे हैं कि वेरिएशन मतलब कि डिफरेंस इन द ट्रेट्स, ठीक है। कि आई कलर तो है लेकिन सबके पास अलग अलग आई कलर है, ठीक है। तो इस डिफरेंस इन ट्रेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन बोल रहे हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है विथ वेरिएशन, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। तो व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, genetics is the study of heredity and variation, ठीक है। और ये जो टर्म है जेनेटिक्स, that was coined by, that is W. Bateson और William Bateson in 1906। मतलब बेटसन ने 1906 में सबसे पहले इस टर्म जेनेटिक्स को यूज किया था। और जेनेटिक्स क्या है, इसी हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करना, ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। तो जब उसके हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं,
जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। I don't know it is going to work or not। ये वाली इमेज वर्क करेगी कि नहीं, पूरी ब्लैक दिखे। वेट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करना है, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहां तक तो हमने अभी इंट्रो देखा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हो क्या रहा है, जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। अब जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। अब जब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है तो साथ में वेरिएशन भी आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। लेकिन जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो ये वेरिएशन क्या होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जैसे यहां पे बहुत अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये डायग्राम पिकअप किया है, ठीक है। जैसे मान लो ये इंडिविजुअल सेल है, देखो, और ये सब क्या है, जैसे ये सर्कल और ये सब क्या है, इसके कैरेक्टर्स है, ठीक है। अब जब रिप्रोड्यूस करेगा, अब ये दो बनाएगा, ठीक है, डिवाइड करके दो बनाएगा। तो ड्यू टू एनी रीजन, यानी कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं, अब वेरिएशन किस किस वजह से आ सकते हैं इसको भी यहां पे समझते जाएं। हालांकि सबको हमें डिटेल में स्टडी नहीं करना है, वेरिएशन किस वजह से आ सकते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, अभी जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन जो आता है, जो डिफरेंस आता है, वो किसकी वजह से आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आता है। तो इसीलिए जब वेरिएशन आ रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मींस किस किस वजह से आ सकता है, इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। पहला एक रीजन है जो हम पढ़ते नहीं है बेसिकली 10th में यहाँ पे, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। मतलब एक क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझाते हैं कि क्रॉसिंग ओवर बेसिकली क्या है। ऐसे मान लो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये जब मियोसिस में क्या होता है, पेयरिंग होती है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम की। और होता क्या है कि ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये इसके इस तरह से जो है मतलब अटैच हो जाते हैं, ठीक है, सिनेप्स फॉर्मेशन करके। उसके बाद जो है ये जो है मतलब एक दूसरे से, मैं बहुत टेक्निकल टर्म में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये मियोसिस का वन ऑफ द स्टेजेस होते हैं जिसमें ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। समझ में, बेसिकली अगर हम टेक्निकल टर्म यूज करें तो जैसे काइजमाटा फॉर्मेशन इसको कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये डिटैच होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये तो एक पार्ट जो है, ये देखो एक पार्ट इसका येलो वाले का, ये देखो ये इस पे आ जाएगा, और येलो वाले का जो के ऊपर जो है व्हाइट वाला जो है पार्ट ये आ गया। अब देखो इससे क्या क्रिएट हो गया, वेरिएशन क्रिएट हो गया, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर, जो कि मियोसिस के स्टेजेस में होता है। तो इससे ये एक वजह है किसकी, वेरिएशन की,
ठीक है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, ये भी गेमेटोजेनेसिस का पार्ट है, ठीक है, जो कि हम 10th में जनरली नहीं स्टडी करते हैं सीबीएसई में, जो कोर्स में भी नहीं है हमारे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो चांस ऑफ सेपरेशन, मतलब क्रोमोसोम का सेपरेशन जब हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है गेमीट किस दूसरे के, क्योंकि देयर आर मींस हंड्रेड्स ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। अब उन गेमीट्स में वेरिएशंस है, कौन सा गेमीट किससे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। कैसे ये क्रोमोसोम सेपरेट करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन there is chance separation of chromosomes, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा कि यू कैन से चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि कौन सा गेमीट किससे फर्टिलाइज करेगा उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद म्यूटेशंस हो गए, इज इट विजिबल ऑन स्क्रीन, यस, ठीक है, म्यूटेशंस हो गए। म्यूटेशन किसको कहते हैं, सडन चेंज। म्यूटेशन बहुत टाइप के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन होता है, जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है, डायमर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एक फ्रैगमेंट डिलीट हो जा रहा है जीन का, ठीक है, या एक फ्रैगमेंट ऐड हो जा रहा है, डुप्लीकेट हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट इन डिटेल। मतलब कि म्यूटेशन मतलब एक सडन चेंज, जीन में चेंज आ जाना, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या क्रिएट हो रहा है, वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पे बनाया कि जो इंडिविजुअल है जब वो डिवाइड हो रहा है, तो अब देखो एक वेरिएशन आया यहाँ पे पिंक कलर से शो हो रहा है, और एक वेरिएशन यहाँ पे, ये कैरेक्टर मान लो, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ग्रीन। अब ये फर्दर तो पिंक तो कैरी हो रहा है, लेकिन अब फर्दर जनरेशन में, इस नेक्स्ट जनरेशन में देखो, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई और ये सेकेंड जनरेशन हो गई। तो देखो जो वेरिएशन पिंक वाला इस जनरेशन में आया था वो इसमें भी है, लेकिन अब साथ में एक नया वेरिएशन भी साथ में है, यस। और ग्रीन कलर का जो वेरिएशन है वो तो है ही, लेकिन साथ में जो अब ये मिड पार्ट में जो वेरिएशन आया है, तो कहने का मतलब हो रहा है जो जो वेरिएशन आता जाता है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है। यस, वो रहता ही है, और उसके साथ साथ एग्जैक्टली तो जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन होता है, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो कैरेक्टर हमारा है वो हमारे जीन की वजह से है, अब उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। अब जैसे ही ये वेरिएशन होता चला जाता है, अगर फेवरेबल कंडीशन आ गई तो इस वेरिएशन के अकॉर्डिंग कैरेक्टर एक्सप्रेस कर जाता है, वही हमें एक नया कैरेक्टर मिलता है, ठीक है, नया कैरेक्टर दिखता है 2 जनरेशन के बाद, 3 जनरेशन के बाद, 5 जनरेशन के बाद, वो जनरेशन के बाद हमें क्या दिखता है, एक नया कैरेक्टर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे समझने की कोशिश की जा रही है कि जब रिप्रोडक्शन होता है और जब वेरिएशन होता है, तो वेरिएशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होते चले जाते हैं, एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, दे एक्यूमुलेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो वेरिएशन जो हुआ है तो फिर वो एक्सप्रेस करेगा और वो हमें कैरेक्टर की फॉर्म में दिखेगा। बात समझ में? तो ये है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया इंडिविजुअल। अब ये जो ग्रीन एंड रेड शो कर रहा है वेरिएशन मे बी एनी कैरेक्टर, लेकिन अब इसके अंदर ये जो वेरिएशन आ गया, अब ये जब रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये जनरेशन जब प्रोड्यूस करेगा तो इसकी जनरेशन में देखो ये ग्रीन वाला तो है ही, प्लस साथ में एक नया वेरिएशन भी हो गया, ठीक है। अब ये जब प्रोड्यूस करेंगे तो रेड एंड ग्रीन तो हो गई नेक्स्ट में, उसके साथ एक नया वेरिएशन होगा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन होते रहेंगे, अगर वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, और वेरिएशंस क्या होंगे, वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, नॉट ओनली ह्यूमंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स ऑब्वियसली नहीं, नहीं प्लांट्स एसेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल भी करते, वो तो करेंगे ही करेंगे सेक्सुअल, प्लांट्स एसेक्सुअल नहीं करते, प्लांट सेक्सुअल भी करते हैं, मतलब दोनों मोड से करते हैं, यस, दोनों मोड से करते हैं, ठीक है। यस हाफिया, समझ में आया?
ये कहाँ चली गई हैं कनेक्ट हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एब्सेंट ही मार्क करना पड़ेगा अगर आपका रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है ये साइंटिस्ट ने नोटिस किया और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है किसी एक खास साइंटिस्ट ने स्टडी किया, लेकिन एक जो साइंटिस्ट हैं जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऐसा नहीं इनके पहले काम नहीं हो रहा था, काम हो रहा था, लेकिन ये जो है जिनको हम बोलते हैं ग्रेगोर जोहन मेंडल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इनके साथ एडवांटेज क्या था कि इन्होंने अपनी स्टडी के साथ, मतलब जाहिर सी बात है कि जो इन्होंने स्टडी किया बेसिकली, जो बॉटनी मतलब जो प्लान पे स्टडी किया, ठीक है, जहां से इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डिवाइस किया बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, तो तो ये जो इन्होंने कॉम्बिनेशन किया, इन्होंने मैथ की स्टडी को, ठीक है, बायो की स्टडी से कंबाइन किया। ठीक है, तब जाके मतलब कि एक टाइप का कैलकुलेशन था कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उनका एक एक कैरेक्टर्स का रिकॉर्ड जो है वो मतलब ही वॉज अबाउट टू एक्यूमुलेट, ही वॉज अबाउट टू जिसको कहते हैं कि जॉट डाउन करना, रिकॉर्ड करना। ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज था। ठीक है, जोहन मेंडल का या जीजे मेंडल का। ठीक है, और बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रेगोर जोहन मेंडल, ही वॉज बोर्न इन अ फैमिली जिसको पीजेंट फैमिली कहते हैं, बहुत ज्यादा साउंड फैमिली से नहीं थे। ठीक है, इन मोराविया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि गरीबी थी घर में, तो 1843 में ही बिकेम व्हाट, मॉन्क, ये मॉन्क बन गया। ठीक है, और उसके बाद जाहिर सी बात एक मोनास्ट्री में थे, मॉन्क में जो है वो एक मोनास्ट्री में थे वो। फिर उसके बाद जिसको हम कह सकते हैं कि 1847 में, इस ठीक तकरीबन 4 साल बाद, 1843 से 1847 में क्या बन गया, ही बिकेम व्हाट, द हेड, ठीक है, ऑफ द मोनास्ट्री। उसका नाम था ऑगस्टीनियन मोनास्ट्री। he became the head over there 1847 में। उसको मतलब जनरली जो टर्म है वो एबॉट यूज करते हैं, मतलब जो हेड होता है, जैसे हर हेड की अलग अलग एक नेम होता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो इनके भी जो है वो इसको एबॉट कहते हैं, मतलब जो हेड बन जाता है मोनास्ट्री का। ठीक है, और कहाँ पे, दैट इज एट ब्रुन, दैट इज इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया में बेसिकली ये क्या बन गया, ये हेड बन गया। ठीक है, उसके बाद तकरीबन 4 साल बाद 1851 में, नेक्स्ट आफ्टर 4 years, he went to, मतलब अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, और फिर उसके बाद वहां पे मतलब क्या स्टडी किया, मतलब जिसको कहते हैं फर्दर एक तरह से नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इसकी पढ़ाई की। ठीक है, कितने साल के लिए, फॉर अबाउट 2 years, 2 साल पढ़ाई की नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। और वहीं पे मतलब साथ साथ जिसको कहते हैं कि उनका इंटरेस्ट जगा, ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस होता है, जो ब्रीडिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है,
हालांकि ब्रीडिंग टेक्निक्स आज से नहीं, हजारों साल पहले से। ठीक है, उसके बाद मतलब फिर 2 साल बाद जैसे इन्होंने पढ़ाई की तो 1853 में ही रिटर्न बैक एंड वर्कड एज ए टीचर। आए और मोनास्ट्री में पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब एज ए टीचर जो है वर्क करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद 1856 से लेके 1865, मतलब 9 साल, अबाउट हाउ मेनी ईयर्स, 9 years ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। देखिए इन्होंने नोटिस किया उस चीज को कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, और यही बंदा था जिसने सबसे पहले फैक्टर टर्म, मतलब आज जिसको हम जीन के नाम से जानते हैं, हालांकि उस वक्त जीन वीन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, नॉलेज नहीं थी उस वक्त, नहीं इतना ज्यादा वो चीज हुई थी। तो 9 साल तक उसने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, ही कंडक्टेड ओके ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। उसके मतलब गार्डन में बीज भी थे, मधुमक्खियां, लेकिन मधुमक्खियों पे काम करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, स्वीट पी पे नहीं, पी पे। ठीक है, तो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो किया वो किस पे किया, पी प्लांट पे किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, पाइसम सेटाइवम। तो पी प्लांट पे वर्क किया, और जब वर्क किया मतलब वही चीज, अब देखो यहां पे वही है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पहले, उसके बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाए। ठीक है, क्योंकि भाई इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वही जैसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, हेरिडिटी कहते हैं, तो इनहेरिटेंस भी क्या है, दैट इज वो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो जो उसने काम किया 9 साल पी प्लांट पे, जिसको हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद काम करने के बाद 1866 में, मतलब जो उसने रिसर्च की उसको फिर पब्लिश किया 1866 में। 9 साल काम करने के बाद उसने जो लॉ डिवाइस की है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, वही पूरा हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो उसको जब किया तो उसने पब्लिश कराया अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी रिसर्च को, अपनी डिस्कवरी को क्या किया, पब्लिश कराया। तो ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन एनुअल proceedings of the Natural History Society of Brunei। ये रिसर्च जर्नल निकलता था। ठीक है, आज भी रिसर्च जर्नल्स निकलते हैं जिसमें रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये एक साइंस डायरेक्ट करके है। ठीक है, अब ये रिसर्च जर्नल है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर्स है, देख रहे हैं, ये देखो, ये सब डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर्स हैं, जो साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर्स हैं, ये सब पब्लिश्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही उस वक्त क्या होता था, उस वक्त भी पब्लिशिंग होती थी, जो साइंटिस्ट का वर्क होता था वो पब्लिश किया जाता था। तो उसके उसका जो वर्क वो पब्लिश कहाँ हुआ, इन द एनुअल, इसी वर्क को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक, लेकिन कोई खास तवज्जो नहीं मिली। सारा काम किया उसने 9 साल तक सब कुछ। ठीक है, उसके बाद उनको तवज्जो नहीं मिली बेसिकली, और 1884 में ही डाइड। वो क्या हुआ, उनकी डेथ हुई। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1900 में, डेथ के कितने साल बाद, 16 साल बाद, यानी मेल्टन जा चुके हैं, अपना वर्क किया, सब कुछ पब्लिश किया। 1900 में 3 साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्राइस। ठीक है, ये थे नीदरलैंड के।
उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट था कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस, ठीक है, ये कहां के थे? जर्मनी। ओके, एंड वन वाज एरिक वॉन शेरमार्क, he was of Austria. और 1900, हालांकि ये जो थे इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे, मतलब अलग अलग वर्क कर रहे थे, ठीक है, तीनों बायोलॉजिस्ट थे और बहुत बड़े लेवल के बायोलॉजिस्ट थे जिनको हम कह सकते हैं। तो ये जो है तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, और उसके बाद दे ऑल, जिसको कहते हैं कि रीडिस्कवर्ड, तब जो मेंडल ने काम किया था, उन्होंने कहा कि अरे ये जो हम कर रहे हैं ये मेंडल ने तो पहले ही से करके रखा है, ठीक है। तो दे ऑल रीडिस्कवर्ड द वर्क ऑफ मेंडल, ठीक है। और उसके बाद 1901 में मेंडल्स वर्क वाज रीपब्लिश, जिसको कह सकते हैं एक रिकॉग्निशन मिला, पहचान मिली। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप जब करके जाएं तो क्रेडिट और तारीफ और सारी चीज़ें उसी में मिल जाएं जब आप जिंदा हो, ठीक है। लेकिन अगर मेहनत की है, दिल से की है, तो अल्लाह ताला मेहनत किसी की ज़ाया नहीं करते, वेस्ट कभी नहीं करते। मतलब इट इज़ नेवर एंड नेवर वेस्टेड। क्यों? क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचर। क्योंकि कोई भी वर्क होगा तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, और एनर्जी अगर होगी तो कोई ना कोई वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई होगा, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ताला जो है वो नहीं करते। और फिर उसके बाद जो है मेंडल को क्या बोला गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखो ये जा चुके थे, ये क्लेम करने के लिए मौजूद भी नहीं थे। अगर ये साइंटिस्ट चाहते तो अपना नाम लगा सकते थे, ठीक है, आराम से। लेकिन फिर ये सारी चीजें हुई, तो अब देखो कितनी मेहनत की इस बंदे ने एक एक मतलब रूल देने के लिए, लॉज देने के लिए बेसिकली, ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो करिए। फिर आगे बढ़ते हैं और मेंडल के वर्क को स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें यह समझना है कि मेंडल ने काम किया पहले, फिर लॉ बने, लेकिन लॉज जो है पहले से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो लॉ वर्क कर रहा है, जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, जिस लॉ के तहत जो है कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, वो तो पहले से होता आ रहा है। लेकिन मेंडल ने पहले एक्सपेरिमेंट किया, उनको स्टडी किया, उसके बाद लॉज को लिखा, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। कल 3 बजे क्लास को रखते हैं, 3 बजे दोपहर में। 4 बजे से 9 की क्लास हो जाएगी, क्योंकि आज 10th का कोई किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो मेंडल्स वर्क कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेंडल्स वर्क, क्यों उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, कितने कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया, फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम आगे अब यूज करेंगे। तो होपफुली 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि पहले मेंडल वर्क को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद 2 लॉज हैं, ठीक है। हालत है तो 3 लॉज, ठीक है।
तो मैं पहले को भी पढ़ाता हूँ, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है उसको भी स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें एज इट इज़ अलग से 10th CBSE में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बिना जो है आगे भी चीज़ें समझ में नहीं आती। सिर्फ मेंडल के एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद कैसे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, तो उसका एक जिसको कहते हैं ना बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। तो 2 से 3 लेक्चर मजीद इसमें और लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसके बाद जो है वो ख़त्म करा दें, और इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, क्योंकि आवर इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर केमिस्ट्री। तो उम्मीद है अगर हम लोग एकदम स्पीड से कॉन्टिन्यूस चले तो 25 नवंबर तक बायो कंप्लीट हो जाएगी। अभी 11 नवंबर चल रहा है, तो 25 नवंबर तक बायो कंप्लीट हो जाएगी, तब सब पूरी बायो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 25 नवंबर। फिर उसके बाद 20 डेज, नेक्स्ट 20 to 20 डेज, हाँ ठीक है, 20 to 25 डेज में हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नहीं फिर 9th की 4 बजे मैंने रखा है ना, तो फिर उसके बाद जो है फिर मैं फंसा रहूँगा। हालांकि अगर ऑफ अभी पिछले हफ्ते नहीं किया होता तो मुझे कल हॉलीडे देना ही था, 12 और 13 में गैजेटेड हॉलीडे है ना, हाँ तो इस वजह से, लेकिन क्योंकि हॉलीडेज़ अभी दिया है, छुट्टी हुई है, अनएक्सपेक्टेड भी हो गई हैं, ठीक है, इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करा के फ्री करना चाह रहा हूँ, ताकि फिर वो प्रेशर नहीं रहता है ना, वो चीज़ें फिर आपने डिस्कशन कर रहा है, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर रहा है, वो सारी चीज़ें अपना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चले फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।